नमस्कार दोस्तों, यह है सात की कक्षा सात की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। और इसमें अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए, आज तीसरा है। तो हर एक फैक्ट को, हर एक लाइन को समझते हुए आराम से याद करते हुए चलते हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए, शानदार कलाकृति है, एकदम बारीक महीन। शायद यहाँ तो दरवाज़ा की होगी ये, या फिर कुछ दरवाज़ा वगैरह, कुछ स्तंभ वगैरह में कुछ होगी। दिल्ली के सुल्तान, ठीक, दिल्ली के सुल्तान। सुल्तान आधा ले नहीं है इसमें, सुल्तान, सुल्तान, ठीक। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी राज्य की राजधानी बनी। किनके काल में बनी थी? तोमर राजपूतों के। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। है समझ में? तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण नगर बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देहलीवाल सिक्के कहाँ डाले जाते थे? दिल्ली में। देहलीवाल, देहली। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। तालिका 1 कौन सी है? तालिका 1, हाँ ये है तालिका 1, ठीक। फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ उन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली एक कुहना, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। देहली एक कुना, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। 13वीं और 14वीं सदी की बात है। फिरोजाबाद, फिर फिरोजशाह है, कोटला, यमुना नदी का पुराना मार्ग, यमुना नदी, हौज खास, सीरी, जहाँपनाह है, देहली एक कोहना, तुगलकाबाद और आदिलाबाद, ठीक। और कुतुब मीनार, हौज ए सुल्तानी, आदिलाबाद। जब सीरी है ना, हौज जहाँपनाह है, हौज खास, सीरी, जहाँपनाह है, देहली एक कोहना,
तुगलकाबाद, आदिलाबाद, हौज सुल्तान कुतुब मीनार। ये यमुना नदी की नहर है, यमुना नदी है ना। हाँ, आगे चलते हैं। 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत को चुने हुए शहर। अब है भाई साहब दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक, ठीक। तालिका फर्स्ट, राजपूत वंश, आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165, यानी कि अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, यानी कि राजपूत वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। और प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, 1130 से 1192 है ना। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, ओनली 4 साल। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 36 से 40, और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87। इल्तुतमिश का मकबरा शानदार है यार, इल्तुतमिश का मकबरा। ठीक, जब आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165, सबसे पहले अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, फिर पृथ्वीराज चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था ये, जो मोहम्मद गौरी से लड़ाई हुई थी। हाँ, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें कंफ्यूज मत होना। मोहम्मद गौरी पहले, अलाउद्दीन खिलजी बाद में, वो रणथंभौर वाला पद्मनी रत्न सिंह है ना। और प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, फिर इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया को सुल्तान बना दिया था 36 से 40 है ना। और जो रजिया के बाद में फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। इल्तुतमिश का मकबरा, खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, ठीक। जलालुद्दीन खिलजी, खलजी है, खलजी, जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296, जलालुद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320। फिर अब आ रहा है तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। फिर मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 51 से 88। फिर सैयद वंश 1414 से 1451। खिजर खान 1414 से 1421। लोधी वंश 1451 से 1526, 1451 से 1489। ये है भाई साहब अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ये, है ना। और ये है कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक का मकबरा।
फिरोज तुगलक का मकबरा। तोमर, तोमर के बाद में चौहान, चौहान के बाद में तुर्की शासक, तुर्की के साथ शासक के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में है तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में है सैयद वंश, लोदी वंश। सैयद वंश, लोदी वंश। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। या तो क्रम पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, या फिर वंशों का पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित को आरोही या अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये याद होना चाहिए। अनंगपाल 1130 से 1145, फिर चौहान 1165 से 1192। तो चौहानों में है पृथ्वीराज चौहान, थर्ड है। ठीक। मच्छू के चौहान, अष्टगज बामन गज बोवाड़ा चौहान है 1175 से 11। तो दिल्ली का ही शासक था ये। पहले तोमर, फिर चौहान। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन 66 से 87। खिलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। खिलजी वंश 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1316। यानी कि 6 साल ही शासन करा जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने भी है ना कोई और जो को मैर गद्दी हासिल करी, तो जलालुद्दीन खिलजी की भी मैर रोड पे चलो अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी प्राप्त करी 1296 से 1316। फिर गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश 1320 से 1414। खिलजी वंश 1290 से 1320। यार ये याद हो एकदम कंठस्थ। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। तोमर, अनंगपाल 1130 से 1145। फिर चौहान आए 1165 से 1192, उनमें था प्रमुख पृथ्वीराज चौहान। फिर आरंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 36 से 40, गयासुद्दीन बलबन 66 से 87। तुर्की हो गया। तुर्क के बाद में खिलजी 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी 90 से 96 और अलाउद्दीन खिलजी 96 से 1316। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351। फिरोज तुगलक 51 से 88। फिर है सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश 1414 से 51। खिजर खां 1414 से 21। लोधी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोधी 1451 से 89। काफ़ी टाइम शासन किया है यार बहलोल ने, 1451 1489। ये है फिरोज तुगलक का मकबरा है ना, और ये है अलाई दरवाज़ा, और ये है इल्तुतमिश का मकबरा। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। ठीक।
दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला, आई समझ में, स्थापत्य का मतलब ये है के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण बेइतिहास तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन, तारीख एक वचन और तारीख का बहुवचन है तवारीख। अच्छा, है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। 1, 2, फिर 3 और ये 4। इसको देखते हैं। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हैं। कागज़ तैयार करना है ना, ये कागज़ तैयार हो रहा है। लेखन कार्य हो रहा है इधर। फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, जल्द तैयार करना 4। महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। अच्छा, गजब। और जल्द तैयार करना, ये कागज़ तैयार हो रहा है, ये लेखन कार्य हो रहा है और ये सोने को पिघलाया जा रहा है, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों कुल की लिखावट की जाएगी जिससे कि ध्यान आकर्षित हो। और ये है क्या? जल्द तैयार करना। जल्द समझ में नहीं है, जल्द मतलब किताब, ये है तैयार करना। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? हाँ, न्याय चक्र। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? हाँ, हो सकता है। ठीक, न्याय चक्र ऐसे कन्फर्म हो जाएगा। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार मुदब्बिर ने फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। हाँ, सही है, ये सही बात है। फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था 13वीं सदी के। ये और कुछ बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने के आसाम में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्धि अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों में सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। ठीक है साहब। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी और शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को
भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। जन्म से अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये होता है लिंग भेद। ठीक। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आकर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। ठीक। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी कहाँ की शासक थी, किस वंश की शासिका थी? काकतीय वंश। काकतीय वंश कहाँ था? आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका थी, कश्मीर की रानी तित्ता 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाकर प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तित्ता 980 से 1003 कश्मीर में थी और रुद्रमा देवी थी वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की शासिका 1262 से 1289। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? रानी दद्दा 980 से 1003। रजिया ने कम किया है शासन बस। रजिया से पहला तो देख लिया रानी दद्दा है 980 से 1003 1200 साल पहले शासन कर लियो कश्मीर में। फिर रजिया नहीं फिर रुद्रमा देवी। रानी दद्दा के बाद में रजिया ही आई। रजिया के बाद में विक्रम से अगर देखा जाए तो मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। गैरीसन दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। इसमें क्या है देख लेते हैं। राजकोट, सिंधु नदी,
झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। जब आपन मऊ है ना, पानी अपन मऊ, अपने अपन मऊ है सतलज, जे बाद में है रावी, जे बाद में है चेनाब, जे बाद में है झेलम, फिर है सिंधु। सिंधु तो इतकी है पश्चिम साइड, और पूर्वी साइड की सतलम है। अब बीच में है ओन्यासू, पूर्वी साइड सू रावी, चेनाब, फिर झेलम, है ना। राजकोट, मुल्तान, उच्च, फिर तवर हिंद, कोहराम, सरस्वती, सुनाम, बारवाला, हांसी, बारन, दिल्ली, बंदायूं, कासली, साम, भामनाक, मंदनौर, कोल, अजमेर। बंदायूं, कोल, अजमेर। तवर हिंद, कोहराम, सरस्वती, सुनाम, बारवाला, बारन, दिल्ली, मंदौर, कासली, सामभानक। यार ये तो नाम ही अलग अलग है। कोहराम, ब्यास नदी, ये ब्यास नदी है, ये सतलज है। रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु। ठीक। ये मुल्तान, उच्च, देवल, तवर हिंद, कोहराम, सुनाम, सरस्वती, बारवाला, हांसी, बारन, दिल्ली, बंदायूं, कोल, मंदौर, कासली, मानक, अजमेर। फिर ये अवध है, अवध, ग्वालियर, रणथंभौर, बनारस। चंबल नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी। ये तीनों मिल गई। पहला तो मिल गई यमुना नदी गंगा में, और फिर गोमती नदी, फिर ये लखनौती। कोहराम, सुनाम, कौन कहा है ये? शमसुद्दीन इल्तुमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। तबर हिंद, कोहराम, सुनाम, सरस्वती, बाबरमना, हांसी, बारन, दिल्ली, बंदायूं, मंदौर, कोल, कांसली, सामभानाक, अजमेर। भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाकों जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, वो भीतरी शहर है। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। गैरीसन शहर, गैरीसन शहर, गैरीसन शहर है इसमें। गैरीसन, 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 गैरीसन कहाँ है हमें? इसमें तो नहीं दिख रहा है यार गैरीसन। चल जाने दे, है ना। गैरीसन, गैरीसन किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। ठीक। अब आते हैं 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों यानी रक्षक सैनियों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों
की रक्षक सैनिक टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। तेरहवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकी टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों में उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और अन्य सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। सही है, ये सब पे लागू होता है। जरा सी कमजोरी मिली और बस विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता था और ने जे 12 खंडर में जो सामंत था न स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। यानी कि या को मजबूती मिली बलबन के टाइम पे, आई समझ में, और या को विस्तार हुआ खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया, यानी कि बिन की रहवा की जगह से वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर बसाए गए। ठीक है। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, देखिए मान सकते हैं, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान मानचित्र थी। अच्छा,
देखते हैं। शानदार दे रखे भाई साहब। दिल्ली जब सबसे पहले गिरो खां, सबसे पहले गिरो यादें किया कतई डायरेक्ट तमिल में पहुंचो भाई। सबसे पहले किया था इसने, यही लग रहा है। देवगिरी तीर का मतलब है भाई दिल्ली से रणथंभौर 1301 में। ऐसे ही कड़ा से देवगिरी के लिए 1296 में सबसे पहले देवगिरी को विजित किया। आई समझ में। अब देवगिरी के बाद में 1296 फिर गुजरात को विजिट किया। जब वो जो दिल्ली से गिर गया वो विजित था ना गुजरात। फिर गुजरात के बाद में रणथंभौर के बाद में चित्तौड़। क्रम लिख देते हैं इस पे, है ना। 1 फिर 2 फिर 3 फिर चित्तौड़ 4, है ना। 303 4 या रख ले या बारंगलवाड़ो और चित्तौड़ रख ले 5 पे, है ना। चित्तौड़ के बाद में मांडू। ठीक, मांडू छठा। मांडू के बाद में 1305 के बाद में 1311 बारंगल देवगिरी से ही लड़ा था ये। और नहीं, इसके बाद में 1205 यादव, ये है ना 7 और 8। जब पहला है कड़ा से अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के लिए। देवगिरी फिर फतेह किया कौन? गुजरात 1299। फिर अटाला बैठक हो रही है भैया। फिर रणथंभौर के बाद में चित्तौड़ के बाद में या नहीं यह कड़ा है यहाँ, है ना। चित्तौड़ 1303 के बाद में देख सबसे पहले तो ये कड़ा से ये देवगिरी, है ना 1296। फिर गुजरात 99। फिर रणथंभौर। फिर चित्तौड़ के बाद में भाई साहब चित्तौड़ और ये कड़ा एक लहरिए में रख लें। फिर मांडू, है ना। मांडू के बाद में फिर देवगिरी से गए कौन? बारंगल के लिए 1311 हौसल 1310-11 हौसल बारंगल। और द्वार समुद्र 1311 मुद्रई पांड्यन। यानी कि यादव या हौसल, फिर वारंगल, फिर तंजावुर मुद्रई। 18 बैठक हो रही हो भैया। लगातार युद्ध लड़ते रही हो, मेहनती आदमी हो भाई, खेड़ी पड़ेगी। आदमी अपने कर्मों से महान होता है, ठीक है ना। बैठक हो रही हो यार। और ये हल्का वारा युद्ध को नहीं है, ये सब तगड़ा ही तगड़ा युद्ध है ये। एक में हार जातो तो वैसे दिल्ली सल्तनत गई हाथ से। सैनिक अभियान टाइम लगे उनमें हवा में, या थोड़ी है कि भाई एक दिन में पहुँच कर ट्रेन बैठ। हाँ, धीरे धीरे, जैसे कि आज चल रही है 15-20 किलोमीटर,
तो ओज यहाँ स्टॉपेज ले लियो, फिर यहाँ आराम कर रात में ओज फिर चल दिया 15-20 किलोमीटर, है ना, जितने भी कछु चल सका जितने। ओज फिर अगले दिन धीरे धीरे गाँव वाम पड़ता रह गया, वहाँ से खावा पीवा की चीज़ मिल जा गई और यहाँ फिर ले गया और खुद के गुड़ा रह गई, साधन रह गया खुद के गुड़ा, रोटी पानी करवाड़ा रह गया, यारा बेटा की कारवा का कारवा जा गया। सेना रह गई, सेना का अलग, यानी कि सबकी अलग व्यवस्था, प्रशासन सबकी ठीक ठाक है, अलग अलग की अलग अलग रोटी पानी बनाएगा। राजा का अलग रोटी पानी अलग सेवा करवाड़ा, और जब चलाया आराम से अलग ही टेंट लगाया, अलग सब चीज़ काम ही आए समझ में, लेकिन अंडर में सब बाकाम ही है। जैसे कि सेनापति के अंडर में और सेनापति अंडर में हो राजा के। यह रहा। अब आ रहा है 12वीं सदी के आखिरी। अब आ रहा है चित्र 2। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में शहर को देहली एक कुहना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। यह है ना 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। जामा मस्जिद में स्थित है, सबसे पहला शहर है। आई समझ में। इतिहास में इस शहर को देहली एक कोना या पुराना शहर कहा गया है। देहली एक कोना इस शहर को। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। एक मिनट 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पुराने शहर में है। जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में शहर को देहली एक कोना पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों, एक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। यह है भाई। यह मैं कहीं बताया गया है, यह मैं बताया गया है। यह देख 1 नंबर दे रखे हो, 2 नंबर दे रखे हो और 3 नंबर दे रखे हो। अरे हाँ, 1 मिनट डिटेल और दे रखी होगी यहाँ। मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। मस्जिद का अर्थ है घुटना और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक, बताइए किबला से आप क्या समझते हैं?
की वेला। यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक जामा मस्जिद जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज के रंग के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। बताइए खुतबा कब दिया जाता है? शुक्रवार के दिन। कौन देता है? इमाम। इमाम कौन होता है? नेता, विद्वान पुरुष। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। की वेला किबला कहा जाता है। अच्छा, बेगमपुरी मस्जिद यह चित्र 3 है। ये है 3 है ना। बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहाँपना को ढूंढिए। जहाँपना को जहाँपना को मिल रहा भाई अपन को तो जहाँपना और थोड़ी कहीं चित्र जहाँपना ये रही है जहाँपना। बेगमपुरी मस्जिद है ये। बेगमपुरी मस्जिद बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहाँपना को ढूंढिए। बेगमपुरी मस्जिद बेगमपुरी मस्जिद यह है मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बताइए बेगम मस्जिद किसने बनाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। और बेगम मस्जिद कहाँ स्थित है? जहाँपना में। मानचित्र 1 में जहाँपना को ढूंढिए। ठीक। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। मोट की मस्जिद है। ये आदमी दिख रहा है अपन को। जब ये आदमी अपन को दिख रहा है ना तो कुर्ता पहन रखा है इसने एक तो है ना, और पगड़ी बांध रखी है सफ़ेद वाली। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। मोट की मस्जिद कब बनी थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। शानदार बनाई है यार, देख कलाकृति देख। ये राजपूतानी शैली है ये।
मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली के सुल्तानों सारे उपमहाद्वीप के अनेकों शहरों में मस्जिद बनवाई गई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले सिद्धांतों के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। यह कौन सी मस्जिद है? चित्र 5 जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित। 1520। है तो चित्र पुराना भैया। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। अच्छा, ये तो कभी नहीं पढ़ा पाने कि भाई कोई जमाली कमाली भी नाम की कोई मस्जिद थी। बढ़िया। और यह कौन सी मस्जिद है? यह मोट की मस्जिद है। यह भी कोई को पढ़ो, बस ये पढ़ा जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है। अगर इनसे क्वेश्चन आ गया, बताइए मोट की मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी, मामला गोल है। या फिर सिकंदर लोदी ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी, मोट की मस्जिद। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित। ठीक। बेगमपुर मस्जिद है ये कहाँ बनाई गई है? दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना। बेगमपुरी मस्जिद यह है मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरण स्थली मुख्य मस्जिद के तौर पर बनवाई गई थी। मस्जिद में जहांपना को ढूंढिए। जहांपना को ढूंढिए। चित्र 2, 3, 4, 5 की तुलना कीजिए। इन मौजूदों की समानता और असमानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5 में स्थापित की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहाँ की मस्जिद में दिखाई देती है। अध्याय 5 चित्र 7 में देखें। बात तो सही है यार, लेकिन है ना, लेकिन यह है ना, यह चित्र देख कौन सा यह हमें डिटेल बताई गई है। चित्र 1 यह वह है लोह स्तंभ, ऐसा में यह 2 और यह एक शायद संस्कृत, ये पता नहीं है ना, ध्यान नहीं है। यह तो लोह स्तंभ है, यह कुतुब मीनार है और ये 3 डिटेल नहीं दे रखी इनकी। 1, 2, 3 और 4 के बाद में 5,
फिर 6, 6 के बाद में 7 नहीं मिल रहा है, 6 के बाद में 7 नहीं मिल रहा है। फिर 8 और ये 9। इनकी और बता देता कि भैया यह है डिटेल। शायद चित्र 1 है ना, तो चित्र 1 कौन सा है? चित्र 3 है, चित्र 1 देखते हैं ना। चित्र 1, चित्र 2, चित्र 1। नहीं, कोई डिटेल नहीं है। देख, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में वंदगा कहा जाता था। बताइए वंदगा किसे कहा जाता था? फारसी में गुलामों को वंदगा, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बंदगा, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम, सुल्तान की सलाह दी जाती थी। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हम देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। विद्वानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। यह तो बात सही कही है यार। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? खिलजी तथा तुगलक शासक वंदका का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक, वंदका मतलब गुलाम, लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। ठीक है, नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके को लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है।
आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज, एक मिनट जरा थम जा, बात आ रही है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक भाई है मोहम्मद बिन तुगलक, ने अजीज खुम्बार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले, अजीज खुम्बार नामक कलाल, अजीज खुम्बार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाला कलाल। कलाल क्या था? कलाल, कलाल भाई शराब बनावाड़ो, जेको कलाल कहा गया है। शराब बनाने वाला और बेचने वाला कलाल, यह तो उसका नाम था अजीज कुमार। लेकिन कलाल से इसकी व्यवसाय का पता चल रहा है। फिरोज हज्जाम नामक नाई, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तों को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। 1 मिनट। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाली, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तुबाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक महिलाओं को, नहीं मालियों को, लड्डा तथा पीरा, मालियों, लड्डा तथा पीरा तो मालिया है ना, और तबाक नामक बावर्चियों, मन का तबाक नामक बावर्ची, लड्डा पीरा माली, फिर हज्जाम नामक नाई, जैसे हज्जाम से पता चल रहा है, को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने, किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता को उदाहरण के रूप में किया है। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। वे इलाके इक्ता कहलाते थे। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और उन्हें संभालने वालों अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले। वंश परंपरा से न चले और कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही चले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब देने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें।
मुक्ति लोगों द्वारा, दोबारा से पढ़ लेते हैं, कोई लोड नहीं है। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक की सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सही बात है, और ये पद्धति अब लागू की जा रही है, ट्रांसफ़र की। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। खिलजी और मोहम्मद तुगलक। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को वैध कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम होता है। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में नौकरी करने लगे। इस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था। खराज जो किसानों को उपज की लगभग 50% होता था। खराज जो कृषि पर लगता था और जो किसान की उपज का लगभग 50%, यानी कि आधा हो गया कृषि को खराज। मवेशियों पर तथा घरों पर खराज ये है ना, कृषि पर। पता है कितने प्रकार के करते? 3 तरह के। एक तो खराज मवेशियों पर और घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि उस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों को नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पेटने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र जिनमें पेटने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। ठीक है। अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है। इब्न बतूता कब आया? 14वीं सदी में। कहाँ से आया? अफ्रीकी देश मोरक्को से। अफ्रीकी देश मोरक्को से इब्न बतूता 14वीं सदी में बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में।
भारत में बांस फूला नहीं होता, वह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से में आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। बच्चों, चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस फूला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता, वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों के बांस को काट डालती है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अफ्रीकी देश मोरक्को, इब्न बतूता 14वीं सदी में। चंगेज खान के नेतृत्व में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियन आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र ही बाद दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में चंगेज खान कौन था? मंगोल। 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियन आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मुगलों के दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों से इस चुनौती का सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 1300 में और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। मुगलों का कब हुआ था? 2 बार हमला, एक तो 1299 में 1300 में, एक 1302 1303 में। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों का इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया। गैरीसन शहर, मानचित्र 1 में शहर को ढूंढिए। गैरीसन शहर। नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोयना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहरों के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से पुराने शहर दिल्ली कोयना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था। सेना को खिलाने के लिए उसी के इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन तय किया।
सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते उन्हें सज़ा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्कों के वे बचा कर रख लेते और अपने तमाम कर उस टोकन मुद्रा से ही चुकाते। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। टोकन। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। मोहम्मद बिन तुगलक ये कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। तुरान। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा युवाओं के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने से हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके की फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी तो सुरक्षात्मक रणनीतियाँ अपनाई, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रामक और मंगोलों को हरा दिया। यह सबसे बड़ी सफलता है मोहम्मद बिन तुगलक की। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। लेकिन मुझको पहला याद देखना है यह है ना यार गैरिसन। गैरिसन कहाँ है? गैरिसन पढ़ो तो है यार, लेकिन गैरिसन दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। गैरिसन से किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे, यानी कि किले के अंदर रहने का बसाव और वहाँ सैनिक रहते थे, वह है गैरिसन। पंद्रहवीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। ठीक। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे।
इनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक स्वयं भी उभरे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में संतुलित 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में संतुलित तालिका फर्स्ट को फिर से देखो। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के शासक 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर से तथा लोधी वंशों का राज रहा। तुगलक वंश के बाद से तथा लोधी। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक में भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। अपने चाचा के छोटे से भैया और शासन कर जाता ने जैसे 15-20 साल तो बहुत कुछ बदलाव कर दे तो जीवन 5 साल में बदलाव कर जैसे बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 फिर 1555 और 56 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजस्व स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया। आई समझ में 1540 से 1555 सूरवंश ने और शेरशाह सूरी ने ओनली 5 साल। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरह को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को सम्मिलित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। प्रतिमान के रूप में 3 श्रेणियों, ठीक, 3 श्रेणियों ईश्वर शांति, नाटक और धर्मयुद्ध। अन्यत्र ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग, खेती करने वाला वर्ग। ठीक है, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नवे समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नाइट योद्धाओं को बताइए, नाइट से आप क्या समझते हैं? योद्धाओं को ईश्वरीय शांति, नाइट यानी कि योद्धा और धर्मयुद्ध। ईसाई धर्म एक समय को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में उसका उपयोग करता था। नाइटों से यानी कि योद्धाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध कहा गया।
कोशिश यह रहती कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों यानी योद्धाओं की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन योद्धाओं की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया और 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट इन योद्धा कहलाना चाहने लगे। मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे कई सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। आप अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा चलाया गया कर नहीं चुका सकते। आप क्या करेंगे? दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? ठीक, फिर से याद करें। आप अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते। आप क्या करेंगे? फिर से याद करें। दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की? तोमरों ने। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी। किसके शासनकाल के दौरान संतुलन सबसे अधिक विस्तार हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? अफ्रीका। मोरक्को, जो अफ्रीका देश था, है ना। अब न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? न्याय चक्रों के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? संतुलन की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? आइए विचार करते हैं। क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? पता लगाइए कि आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाई गई कोई इमारत है। क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और इनके रेखाचित्र बनाइए। एकता, तारीख, भगवत में तवारीख, गैरिसन, सैनिकों के किलेबद्ध इलाका, मंगोल, लिंग, खराज, कृषि कर। ठीक, लिंग खराज। अब दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? हाँ, किया जाता है। दिल्ली सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? नहीं, आज नहीं काटे जा रहे। आज तो जनसंख्या
को आवास कराने के लिए, यानी रहने वहने की व्यवस्था के लिए करा जा रहा है। उस समय तो क्या है कि डाकू और वे थे ना, वो लूटपाट करके जंगलों में छिप जाते थे। इस वजह से उस समय रहने वहने बसने की कोई समस्या नहीं थी। अब समस्या है, अब जगह नहीं है, अब जगह बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक, तो चलिए, ये अपना पार्ट हुआ पूरा। अगला पार्ट पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। ठीक, ये सिक्का है, शानदार सिक्का है, देख ये सोने का है। मुग़ल साम्राज्य इसको पढ़ेंगे बाद में। ये पार्ट है अपना 3 श्रेणी। इस बार शांति, नाइट और धर्म युद्ध। प्रशासनिक कदम, ये इधर तो है अलाउद्दीन खिलजी, इधर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। कलाल, शराब बनाने वाले और बेचने वाला। ये है कमाली की मस्जिद, ये है मोट मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान, गैरीसन किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, भीतरी प्रदेश। ठीक, तोमर चौहान प्रारंभिक तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यानी कि तुर्क, फिर खिलजी, फिर तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।